अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आ गया हूँ फिर से वापस आप लोगों के लिए लेकर एपिसोड 8 और एपिसोड 9 ऑफ रमज़े इश्क। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर रोज की 2 एपिसोड्स नॉवेल्स की आती हैं। इसके लिए आपको जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड नंबर 8 एंड 9। अबीर की चीखें सुनते सब भागते हुए आए थे। अमीना खानम अबीर की हालत देखते चीख उठी थी। मर्दाना खाना से अरबत खान, दरीद खान, दाजी, जरान और शेराम की चीखों पुकार सुनते आ गए थे। अबीर खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। इसके सर से खून बहता बह रहा था। अबरिश फटी फटी आंखों से अबीर को देख रही थी, जिसकी हालत काफी नाजुक थी। अमीना खानम इसे कब से हिला रही थी। वो बिल्कुल बेसर्द पड़ी थी। अबीर की हालत देखते शेराम ने आगे बढ़कर इसे बाहों में उठाया और बाहर की जानिब बढ़ा। जरान ने रमजान को फोन करके गाड़ी निकालने को कहा। अमीना खानम की हालत ही गैर हो गई थी। जिले और जनैया खानम इन्हें संभाल रही थी। बहुत जल्दी से अपने चादर लाने के लिए अंदर भागी। वो चादर अच्छी तरह लेते अपना मुंह चादर से छुपाए भाग कर बाहर आई थी। अबीर को गाड़ी की पिछली सीट पर डाला था। बहारे भी पिछली सीट पर बैठी थी। इसकी सर पर अपनी गोद में रखे अपनी चादर से इसका खून रोके जा रही थी। जरान गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शेरराम इसके साथ वाली सीट पर बैठा बार बार अबीर को देख रहा था। वो लोग यहाँ वहाँ आसपास छोटे से अस्पताल में ले गए थे, तो वहां इस टाइम कोई डॉक्टर ना था। बहारे तुम अबीर को देखो। शेराम हॉस्पिटल से बाहर आते गाड़ी में बैठते अबीर से बोला। शेराम, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ तमाम फैसिलिटीज हों। इसकी हालत बहुत खराब है, वहां बहुत काबिल डॉक्टर हैं। बहारे ने रोते हुए कहा। जरान ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की थी। वो अब लब बेंचे काफी रैश ड्राइविंग कर रहा था, मतलब तेज ड्राइविंग, गंदी ड्राइविंग कर रहा था। रात का टाइम था मगर जरान बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा था। वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था, तो जो यहाँ से काफी दूर था। शेराम बार बार पीछे मुड़कर अबीर को देखते अपनी मूंछों पर हाथ फेरते खुद पर काबू पा रहा था। अबीर की हालत से इसका दिल बैठा जा रहा था। लाला गाड़ी तेज चलाए, मुझे अबीर की हालत ठीक नहीं लग रही। शेराम की आवाज पर जरान ने पीछे मुड़कर अबीर को देखा तो गाड़ी जरान के हाथों से अनबैलेंस हुई थी। गाड़ी को जोरदार झटका लगा था। सबसे बुरी तरह उछले थे। लल्ला क्या कर रहे हैं? अबीर की हालत ठीक नहीं है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हम अबीर को कैसे लेकर जाएंगे? बहारे रोते हुए चीखी थी। बहारे तुम रोना बंद करो। जरान गाड़ी स्टार्ट करते हुए गुस्से से चीखा था। अबीर की हालत देखते सब अपना कंट्रोल खो रहे थे। मैं कैसे रोना बंद करूं? अबीर मेरी बहनों जैसी है। बचपन में इसके साथ खेला है। इसको कुछ हो गया मैं मर जाऊंगी। लाला, बहारे ने रोते हुए कहा। बहारे कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर यकीन रखो। शेरराम ने अपनी सूरत भीगी आंखें मिसलते इसे तसल्ली दी थी, या फिर खुद को दी थी। मगर जो भी था वो अपनी बहन को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था। शेरराम की बात पर इंशाअल्लाह सबके लब्बों से बेख्तियार निकला था। बहारे अब ऊंची आवाज में कुरानी आयत पढ़ने लगी थी। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो अबीर को शेराम बाहों में उठाए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। इसे अंदर दाखिल होने पर स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। बहारे को वहां से डॉक्टर जानते थे। सब जल्दी से अबीर की तरफ बढ़े थे। अबीर को लिए वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े। बहारे भी डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई थी। जरान और शेराम ऑपरेशन थिएटर के बाहर परेशानी से चक्कर लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद बहारे बाहर आई थी और रोते हुए जरान की तरफ बढ़ी। शेराम इसे रोते देखकर परेशानी से इसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ बहारे? जरान ने परेशानी से पूछा। अबीर ठीक है लाला, अभी इसे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसे कुछ देर तक होश भी आ जाएगी। बहारे अभी तक रो रही थी। जरान ने खुदा का शुक्र अदा करते बहारे के सर पर हाथ रखा था और फोन कान से लगाए बाहर चला गया। हवेली से फोन आ रहे थे। इसे सबको बताना था कि अबीर खैरियत से है। तुम्हारा दिल तो बहुत छोटा है। जब तुम बड़ी डॉक्टर बन जाओगी तो ये जो चीड़ फाड़ करते हैं डॉक्टर, तुम कैसे करोगी? ऐसे ही रोया करोगी क्या? एक डॉक्टर तो बहुत मजबूत होना चाहिए। जरान के जाने के बाद शेराम ने अपनी उंगलियों के पोर से बहारे के गाल से बहते आंसू साफ किए थे। अबीर मेरी बहन है, इसे इस हालत में नहीं देख सकती थी। मेरा दिल बहुत मजबूत है। बहारे ने इसकी उंगलियां झुटकी थी। तुम्हारा दिल मजबूत नहीं पत्थर है। शेराम इसकी उंगलियां झुटकने पर खफियत सा मुस्कुराया था। बहारे इसकी बात का जवाब दिए बगैर जाने लगी तो शेराम की बात पर रुकी थी। अगर कभी मैं मरने लगूं ऐसे ही खून की तरह लथपथ पड़ा हूं, क्या मेरे लिए भी ही आंसू बहाओगी बहारे गुल? शेराम की बात पर बहारे ने मरते हुए शेराम को देखा जो इसे सुर्ख होती आंखों से देख रहा था। तुम्हारे लिए बहारे कभी एक आंसू नहीं बहाएगी, एक आंसू नहीं बहाएगी, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ जो अपने मरीज को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। मैं क्यों तुम्हारे लिए रोने लगी? अबीर से मेरा दिल का रिश्ता है, तुमसे मेरा दिल का कोई रिश्ता नहीं है, बहारे ने शेराम के करीब आते कहा। शेराम बहारे की बात पर मुस्कुरा गया था।
चलो अच्छा है, तुम मुझे बचाओगी। मुझे तो लगा तुम कहोगी मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, तुम्हारी जान मुझसे छूट जाएगी। शेराम पहाड़े की आंखों में देखते कड़ब से मुस्कुराया। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि कभी तुम्हें कुछ हो जाए, क्योंकि तुम एक भाई बेटे भी हो। हवेली में सबसे तुम बहुत प्यार करते हैं। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि तुम्हें बद्दुआएं दूंगी। मैं तो हर रोज एक ही दुआ करती हूँ कि मैं सुबह उठूं और तुम्हारे निकाह में ना रहूं। मैं बहारे शेराम नहीं, बहारे गुल ही रहना चाहती हूँ। बहारे सफाकी से बोली। मैं भी रोज एक ही दुआ करता हूँ, किसी दिन तुम मुझसे मोहब्बत की भीख मांगो और शेराम खानजादा के पास तुम्हें देने के लिए कुछ ना हो। कुछ भी नहीं। शेराम इसे देखता वहां से लंबे लंबे डग बढ़ता चला गया। अबीर को होश आ गया था। डॉक्टर ने एक ही पर्सन को अंदर जाने की इजाजत दी थी। जरान अबीर के कमरे में दाखिल हुआ तो अबीर जरान को देखते हल्का सा मुस्कुराई थी। कैसे हो अबीर? इसे मुस्कुराता देखकर जरान के दिल में ढेरों सुकून उतरा। मुझे क्या हो सकता है, मेरे दो दो भाई हैं। मुझे पता था मेरे दोनों भाइयों ने मेरे लिए बहुत दुआ की होगी, जो मुझे मौत के मुंह से खींच कर ले आएंगे। ये तो बस छोटा सा चोट था। अबीर ने आहिस्तगी से कहा तो जरान ने आगे बढ़कर इसकी पट्टी बंधे हुए माथे पर बहुत नरमी से अपने लब रखे थे। वो इसके पास चेयर पर बैठ गया था। तुम कैसे गिरी अबीर? इतनी बेएहतियाती, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। तुमने तो हम सब की जान निकाल दी थी, जरान ने लब भींचे कहा। जब मेरी जिंदगी का फैसला दाजी और बाबा करते हुए बेइख्तियाती की तो ये सब कुछ तो मेरे मुकद्दर में लिखा जा चुका है। अबीर तलखी से मुस्कुराई थी। क्या हुआ है अबीर? जरान इसकी बात पर चौंका था। वो कोई भी बिला वजह नहीं करती थी बात। इसके गिरने पर भी वो हैरान हुआ था। हादसे पर किसी का इख्तियार नहीं होता, मगर अबीर जितने बुरे तरीके से गिरी थी वो इतनी लापरवाह लड़की नहीं थी कि इसे पता ना चलता। वो सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई एक गिरती, इसे शायद इतनी चोट ना आती। इसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो ऊपर वाली सीढ़ी से डायरेक्ट नीचे आई हो। इसकी बात पर परेशान होना बनता था। क्या हुआ है अबीर? मुझे बताओ। तुमने वादा किया था तुम अपनी हर परेशानी मुझे बताओगी, कभी मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगी। जरा तेज लहजे में बोला। लाला, आपने भी मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, मगर आपने अपना वादा पूरा ना कर सके। अबीर की आंखों से आंसू बहे थे। अबीर क्या हुआ है, मुझे प्लीज बताओ। जरान अब परेशान हुआ था। मुझे धक्का बबरक ने दिया था, अबीर ने बताया तो जरान चेयर छोड़कर उठा था। क्या कह रही हो तुम? जरान ने बेयकीनी से अबीर को देखा। ऐसे मत देखो लाला, वो आदमी नहीं जानवर है जिसके साथ तुम लोगों ने मेरा मुकद्दर जोड़ दिया। आप मेरे लाला हैं, मगर आपके हाथ में भी बंधे हैं इन रस्मों से, जिसने मुझसे मेरे ख्वाब छीन लिए। अब आप लोगों ने मुझे इसे सौंपा तो एक दिन वो मुझे जान से मार देगा और तुम सब लोग ऐसे ही मुझे देखना, मगर तब मैं तुम सबको जवाब देने के काबिल नहीं रहूंगी। अबीर ने तलखी से कहते अपना मुंह फेर लिया था। अबीर मेरी गुड़िया, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारी रुखसती नहीं होने दूंगा। जरान ने आगे बढ़ते इसका हाथ पकड़ते कहा। कैसे यकीन करूं लाला? मेरा जब मेडिकल में दाखिला होना था तब भी आपने यही कहा था। मगर क्या हुआ? मुझसे मेरा हर ख्वाब छीन लिया। अब रुखसती नहीं होगी तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? रहूंगी तो मैं इसकी ही। वो ऐसे ही मुझ पर अपना हक जताता रहेगा, कभी मुझे कमरे में ले जाकर, कभी मुझे ऐसे सीढ़ियों से धक्का देकर। अबीर की ये बात पर जरान खानजादा की आंखें सुर्ख हुई थी। क्या कह रही हो अबीर? इसने तुम्हारे साथ? जरान इससे आगे कुछ कह ही ना सका था। रंग इश्तियाल के मारे सुर्ख पड़ा था। इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। मगर कब तक लाला, कब तक? अबीर फूट फूट कर रोती गई। जरान खानजादा बेबसी से अपनी मुठिया बेच गया था। रस्मों और अपने अपनों के इसके हाथ बांध रखे थे। मेरा वादा है तुमसे अबीर, बबर्क तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। इसे हर हाल में तुम्हारी जिंदगी से जाना होगा। जरान मुठिया बेचे गड़ाया था। अबीर फिर से रोती रही। अबीर, तुम घर में किसी को भी नहीं बताओगी? तुम्हें बबर्क ने धक्का दिया। जरान की बात पर अबीर तलखी से मुस्कुराई थी। आपको लगता है मैं बताऊंगी और सब मुझ पर यकीन करेंगे? वो बहुत शातिर है, इसने कुछ सोच कर रखा होगा। वो सबको कह देगा मैं इससे जान छुड़वाने के लिए बहाने बना रही हूँ, और कुछ नहीं तो मेरे किरदार पर वार कर देगा। अबीर आज बहुत तल्ख हो रही थी, मगर वो जरान इसे हर बात कर लेती थी, इसलिए वो आज बबर का सच ना छुपा सके। इसलिए तो कह रहा हूँ तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। अब जो करूंगा मैं करूंगा। जबान के अटल और मजबूत लहजे पर अबीर ने आंखें मूंदी थी। अरहम खानजादा आज अपनी तमाम मीटिंग्स खत्म करते हुए हवेली के लिए निकला था। वो इस वक्त ब्लू जीन्स पर व्हाइट शर्ट में मलबूस था, जिस पर ब्लू कोट इसने पहन रखा था। गाड़ी में बैठते ही इसने अपना कोट उतार कर अपनी पिछली सीट पर हैंग कर दिया था। आज खजस्ता का वलीमा था, वो वलीमे पर तो नहीं पहुंच सकता था। अबीर का सुनकर इसने अपना काम जल्दी खत्म किया था। शादी पर न आने की वजह से परी गुल इससे बहुत नाराज थे। परिजे को वो बहुत याद कर रहा था, इसलिए मौसम की खराबी के बावजूद आज हवेली के लिए निकल आया था।
वक्फे वक्फे से बर्फबारी हो रही थी। अभी नवंबर का स्टार्ट था मगर इस बर्फबारी जल्दी शुरू हो चुकी थी। वो इस वक्त मर्दान के इलाके था, बर्फबारी बहरीन के इलाके में शुरू थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। वो मंगोरे के मुकाम पहुंचा ही था कि तेज बारिश हो चुकी थी। इसने अब गाड़ी की स्पीड बहुत हल्की रखी थी। अचानक से इसके सामने कोई भागता हुआ आया और इसकी गाड़ी से टकरा गया। अरहाम ने जल्दी से ब्रेक लगाई थी। अगर इसकी गाड़ी फुल स्पीड में होती तो यकीनन जो कोई गाड़ी से टकराया था वो आज जान से जाता। अरहाम जल्दी से गाड़ी से उतरा। सड़क पर कोई लड़की सिंपल से ड्रेस पर ब्लैक नेट के दुपट्टे में लिपटी अपने पाँव को पकड़े बैठी थी। मिस आप ठीक है? अरहम खानजादा ने पंजों के बल बैठते इससे पूछा। तेज बारिश के बाईस वो सेकंड में ही भीग गया था। यही हाल लड़की का था। वो मुकम्मल भीग चुकी थी मगर नेट का बारीक दुपट्टा खुद पर अच्छी तरह लिपटे हुए थी। इसने अपने पाँव से नजर उठाकर अरहाम को देखा तो वो एक पल के लिए ठक गया था। इसने आज तक इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा था। वो लड़की बिलाशुबा खूबसूरत थी, बल्कि बेहद खूबसूरत थी कि एक पल के लिए अरहाम खानजादा जैसा बंदा हिलकर रह गया था। अरहाम ने अपनी नजरें फेरी थी लेकिन वो लड़की मुसलसल इस पर नजरें गाड़े हुए थी। अरहाम ने दोबारा इसे देखा तो इसे महसूस हुआ इसके चेहरे पर सिर्फ बारिश के कतरे नहीं बल्कि बहते आंसू थे। मुसलसल रोने की वजह से इसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखें गुलाबी हो रही थी। मिस आप ठीक है? अरहाम ने दोबारा इस लड़की से पूछा, जो शायद अपने हवास में नहीं थी। शायद इसे बहुत चोट आई थी। जो भी था वो जंजला गया था। रात का टाइम था और बाहर शदीद बारिश पड़ रही थी और सर्दी भी गजब की थी। यहाँ तक अरहाम खानजादा जैसे मजबूत इंसान को सर्दी लगना शुरू हो चुकी थी। मगर हैरत ही वो लड़की सिंपल से ड्रेस में एक बड़ी नेट के दुपट्टे में थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हर चीज से बेनियाज हो, जिसमें कोई हलचल ना आती। वो अपनी गहरी आंखों से इसे देखकर सिर्फ आंसू बहा रही थी। अब इसने रोते हुए हिचकी ली तो अनहाम खान ज्यादा परेशान हुआ था। आप ठीक हैं? इसने इस बार लड़की का कंधा हिलाया। हाँ ठीक हूँ, मुझे चोट आई है, इसने बहुत मुश्किल ही कहा था। अरहाम को इस पर शदीद गुस्सा आया। इसने ये बताने में 10 मिनट सिर्फ किए थे तो वो तो शायद ये लड़की गूंगी है। कहाँ चोट आई है? अरहाम ने खुद पर जब्त करते पूछा। एक तो वो इसकी गाड़ी से आ टकराई थी जो इसको सरासर गलती इस लड़की की ही थी। वो इस पर इस बरसती बारिश में भागते आ रही थी। दूसरा वो बेइंतहा खूबसूरत और कम उम्र लड़की थी। इसके चेहरे से वाज़ेह हो रहा था वो काफी कम उम्र है। मुश्किल ये 18 साल की होगी। वो किसी भी सूरत इसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। वो बेइंतहा खूबसूरत थी, कोई भी इसे देखकर इसके साथ बुरा करने का सोच सकता था। वो खूबसूरत ना भी होती, रात के अंधेरे में इसका लड़की का होना ही काफी ना था। इसे हैरत भी हुई कि इस टाइम यहाँ के इलाके में एक औरत का इस तरीके के होलिये में होना अजीब और काफी मायूब था। वो टूरिस्ट होती तो यकीनन इसे होलिये में ना होती, वो जींस शर्ट कोट में होती। इसके साथ कोई तो होता। अगर वो इस इलाके से बिलोंग करती है तो यकीनन वो पूरे पर्दे में होती, कभी यूं तनहा रात के टाइम बाहर ना निकलती। वो लड़की को देखकर काफी हैरान था। आप उठ सकती हैं क्या? अरहाम ने इसे देखकर कहा, जो अभी भी अपने पाँव पर हाथ रखे आंसू बहा रही थी। आप थोड़ी सी हेल्प कर दें प्लीज, इसने बहते आंसुओं से कहा। अरहाम को इसकी बात करने के अंदाज से जाहिर हुआ था वो पढ़ी लिखी और किसी सुलझे घराने से है, मगर रात के वक्त यहाँ होना इसे शकूक और शहबात में मुब्तला कर रहा था। ये लड़की इसके लिए मिस्टीरियस थी। अरहाम ने इसे कलाई से पकड़कर उठाया तो वो कड़ाती हुई इसके सहारे से उठी थी। अरहाम ने इसकी हालत देखते जल्दी से अपनी नजरें चुराई थी। वो ब्लैक जींस पर ब्लैक शर्ट में मलबूस थी। बड़ी नेट का दुपट्टा इसके खूबसूरत खदो ख्याल छुपाने से कासर था। इसकी शर्ट भीग कर इसके जिस्म के साथ चिपक गई थी। वो नेट का दुपट्टा ऐसे ओढ़े हुए थी जैसे सब कुछ छुपा हो, मगर बड़ी नेट के पेड़ से लगे दुपट्टे में वो एक चांद की तरह दमक रही थी। इसका शोला जुआ बदन क़यामत था। अरहाम खानजादा को अंदाजा हुआ था कि वो लड़की अपने आप में एक तबाही थी। वो जितनी खूबसूरत थी इसे खुद को छुपा कर रखना चाहिए था और कुछ नहीं तो पूरा प्रॉपर ड्रेसिंग करनी चाहिए थी। इस बड़ी दुपट्टे में भला क्या छुप सकता था? अरहाम को इसके घर वालों पर भी गुस्सा आया था जिन्होंने इसे यहाँ अकेला भेज दिया था। वो इसे टूरिस्ट कॉलेज गर्ल समझ रहा था जो शायद अपने दोस्तों के साथ सैर करने आई है, मगर इसका हुलिया ऐसा था जैसे वो घर से खुद भागी हो। इसके हाथ में एक हैंड बैग भी था। अरहाम ने इसे फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ड्राइविंग करते हुए इसने लड़की की तरफ निगाह की जो सीट से टेक लगाए अभी भी आंसू बहा रही थी। क्या बहुत चोट लगी है? अरहाम की आवाज पर वो हड़बड़ाई थी। क्या? वो बुरी तरह सहमी थी। अपने दुपट्टे को भी अच्छी तरह खुद पर लिपटा हुआ था। अरहाम ने गाड़ी में हीटर ऑन कर दिया था। इसने अपना दुपट्टा क्यों लिपटा था वो समझ गया था। अरहाम ने लब बेनते अपना कोट पिछली सीट से उठाकर इसे दिया तो हैरानगी से इसे देखने लगी। ये लो, इसे पहन लो, अरहाम ने इसके चेहरे को एक नजर देखते हुए कहा। इसने वो कोट जल्दी से थाम लिया था। इसने वो कोट पकड़ते इसे जल्दी से पहना। अरहाम ने नोट किया था कि वो कोट पहनते इसे कुंखियों से देख रही थी।
किन अखियों से देख रही थी। अरहाम बज़ाहिर संजीदा अंदाज में विंडो स्क्रीन पर नजरें जमाए ड्राइविंग कर रहा था, मगर लड़की की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। कहाँ जाना है आपको? अरहाम ने थोड़ी देर बाद पूछा तो वो फिर से हड़बड़ाती हुई बोली, कब क्या? इसने फिर से वही लफ्ज दोहराए तो अरहाम खानजादा को गुस्सा आया था। वो एक मुसीबत की तरह इसके गले पड़ गई थी। वो तो इसकी गाड़ी में ऐसे बैठ रही थी जैसे इसने इसके साथ ही जाना हो। अगर वो लड़की ना होती तो इतना मसला ना होता, मगर मसला ही यही था कि वो एक लड़की थी। कहाँ जाना है आपको? अरहाम ने इसकी बार काफी सख्त आवाज में कहा। वो मम मुझे वो इतना कहकर फिर से खामोश हो गई। अरहाम ने अब की बार बड़ी बार गाड़ी एक झटके से रोकी, इसे संजीदा निगाहों से देखने लगा। वो इसे संजीदा देखकर काफी घबरा गई थी। अरहाम ने इसकी बार चेहरों पर हवाइयां उड़ता देखकर खुद को तासरात पर काबू पाया। देखिए मिस, बात यह है, अगर आप मुझे बताएंगे आपको कहाँ जाना है तो मैं आपको वहां ड्रॉप कर देता हूँ। मेरा सफर तो अभी बहुत लंबा है, अरहाम ने नरम लहजे में कहा। कहाँ जाना है आपको? इसने अपनी गहरी खूबसूरत आंखों से देखते हुए इतनी मासूमियत से पूछा कि अरहाम फिर से अपनी नजरें चुरा गया था। वो सच में बेइंतहा खूबसूरत थी, इसे आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मुझे कलाम से आगे जाना है, आप अपना बताइए। अरहम फिर से संजीदा हुआ था। मम मुझे कहाँ जाना है? वो खुद से ही मुखातिब हुई थी। अरहम खानजादा इसकी बात पर चौंका था। वो गहरी सोच में गुम विंडो स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठी थी। अरहम ने हाथ बढ़ाकर इसे कंधे से लाया तो वो बदक कर गाड़ी के दरवाजे के साथ जा लगी। अब वो सहमी सहमी निगाहों से अरहम को देखने लगी। चेहरा खतरनाक हद तक सफेद पड़ा था, दुपट्टा गले में झूल रहा था, चेहरे पर भीगे बालों की लटकें चिपकी हुई थी, बाल खुले थे जो कुछ कमर एक साइड कंधे पर झूल रहे थे। वो इसे सहमी निगाहों से देख कोट को अच्छी तरह खुद पर लिपटे जैसे खुद को इसकी निगाहों से छुपा रही हो। अरहम ने गहरा सांस लेकर अपने अंदर उड़ते इश्तियाल पर काबू पाया। वो इसके साथ अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी थी, मगर अब ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे इसने जबरदस्ती बैठाया हो। वो इसे देखकर क्यों सहम रही थी? वो समझ रहा था कि वो इसे गलत समझ रही है। कहाँ जाना है तुम्हें? वो आपसे तुम पर आया था। इस लड़की ने मजबूर कर दिया कि वो इससे सख्ती से पेश आए। अजीब सी लड़की थी। अरहाम गुस्से से पेशोताब खाकर रह गया था। इसने एक नजर अरहाम को देखा, मगर बहुत गहरी नजर इस पर डाली थी। अरहाम इसकी गहरी नजर पहचान गया था। अभी इससे डर रही थी, अब इसे तसल्ली से घूर रही थी। अरहाम का बस नहीं चल रहा था कि इसे गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक दे, जो अपनी हरकतों से इसे जिज कर रही। कहाँ जाना है तुम्हें? अरहाम खान ज्यादा गुस्से से धारा। वो सीट से उछलते इसकी दाढ़ पर लड़स कर रह गई। अरहाम ने गहरा सांस लेते खुद पर काबू पाया। वो अपनी आंखों झिपकते अपने आंसुओं पर मुश्किल से ही काबू पा रही थी। इसका बदन हल्का हल्का लरज रहा था। अरहम स्टीयरिंग पर मुक्का मारते दोबारा से इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो इसके स्टीयरिंग पर मुक्का मारते एक बार फिर इससे लरज गई थी। देखो, तुम मुझे जब तक बताओगी नहीं तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें कैसे ड्रॉप करूंगा? प्लीज मुझे बताओ, अरहम ने बहुत नरमी से कहा। अरहम खानजादा का नरम लहजा सुनते इससे पुरसकून होते अपने बहते आंसू साफ किए। अपने बहते आंसुओं को साफ करते इसने अरहम को देखा, जो काफी नरमी से अब इसे देख रहा था। मेरा घर, वो बात करती अटकी थी, फिर गहरा सांस लेकर खामोश हो गई। अरहम अपनी मुठिया बेंचे इसके बोलने का इंतजार करने लगा। मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ जा सकती हूँ? इसने अरहम की आंखों में देखते अब की बार काफी कॉन्फिडेंस से कहा था। क्या मतलब? अरहम ने संजीदगी से पूछा। मेरा इस दुनिया में कोई घर नहीं है। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। मेरे पास एक छोटा सा घर था जिसमें मैं रह रही थी, वो मुझसे मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने छीन लिया। मेरा मतलब है इसने धोखे से मुझसे साइन करवा कर मेरे घर के पेपर्स हथिया लिए। इसने मुझे इस टाइम घर से निकाल दिया तो मैं आपकी गाड़ी से टकरा गई। और हमने काफी संजीदगी और तहम्मुल से इसकी कहानी सुनी थी। जिस तरह इसने फिरौनी से बात रुके बात की थी, इससे तो यही साबित हो रहा था कि वो कहानी बना रही है। कहाँ रहती हो तुम? और हमने एक और सवाल किया। वो इस बार फिर से घबरा गई थी, मगर अगले ही लम्हे इसने अपनी घबराहट पर काबू पा लिया था। वो अब इसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। जहां मैं आपको मिली थी वहां बहुत पीछे मेरा एक छोटा सा घर था। मैं बहुत गरीब हूँ, एक घर ही तो था जो मुझसे छीन लिया। प्लीज मेरी मदद करें मम, मुझे नौकरी और रहाइश चाहिए, प्लीज मेरी मदद करें। वो इल्तिजाइया लहजे में बोली। नाम क्या है? नाम क्या है? इसके एक्सप्रेशन से नोट किया जाता था कि वो झूठ बोल रही है। वो मजबूर जरूर थी, मगर गरीब नहीं थी। इसकी ड्रेसिंग से साफ पता लग रहा था वो यहाँ की रहायशी नहीं है। इसकी लैंग्वेज से भी अंदाजा हो रहा था वो इस इलाके की हरगिज नहीं हो सकती। क्या क्या तुमने, मेरा मतलब क्या तालीम हासिल की है? अरहम ने इसके चेहरे को बखौर देखते हुए पूछा। वो काफी कॉन्फिडेंट लड़की थी, कुछ देर पहले वाले सिचुएशन से बिल्कुल हटकर थी। अब वो शायद इसने कुछ सोचकर खुद पर काबू पा लिया था। मैं मेडिकल में, इसने बोलते हुए लब दांतों तले दबाया था। अरहम खानजादा ने इसका ये रिएक्ट बखूर देखा था। मैं मेडिकल में जाना चाहती थी, मगर घर के हालात की वजह से नहीं जा सकी। मैंने एमए किया है, एमए इकोनॉमिक्स। इसने ये बात भी अरहम की आंखों में देखते हुए कहा थी। अरहम गुस्से से अपने लब बुरी तरह भींच गया था। वो कहीं से भी इतनी उम्र की नहीं लग रही थी। वो एक खुलती कली थी
जिसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था वो कम उम्र है। क्या उम्र है तुम्हारी? अरहाम ने इसके एक्सप्रेशन पर नजरें जुमाए पूछा। मैं 25 साल की हूँ, इस बार कॉफी कॉन्फिडेंट से जवाब दिया। एमए कब किया? अरहाम ने इसका झूठ पकड़ना चाहा था। इस साल पेपर्स दिए, अब रिजल्ट आना बाकी है। अब की बार वो मुस्कुराई थी, इसके गाल में नन्हा सा भी अपनी झलक दिखाकर छुप गया था। बीए सिंपल किया है? अरहाम ने इसकी आंखों में आंखें गाड़े सवाल किया। हाँ सिंपल किया है, मगर मैं टाइपिंग जाती हूँ, बहुत से शॉर्ट कोर्सेज किए हैं। मैं ऑफिस में सेक्रेटरी के तौर पर भी काम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे रहाइश भी चाहिए। इसका लहजा अब की बार इल्तिजाइया हुआ था। नाम क्या है तुम्हारा? इस सवाल पर भी वो गड़बड़ाई थी। मेरा नाम इश्क है, मतलब वो थोड़ा लड़खड़ा के बोली। अगले ही लम्हे पट से जवाब आया। अरहाम को अंदाजा हुआ वो झूठ बोलने में माहिर नहीं थी, मगर जो मुंह में आ रहा था बोल रही थी, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से। लेकिन जो भी था, वो लड़की झूठ बोल रही थी मगर मजबूर लग रही थी, वरना वो बार बार रहाइश की बात क्यों करती? इसे समझ नहीं आ रहा था वो इस लड़की को लेकर कहाँ जाए। ना वो इसे यहाँ छोड़कर जा सकता था। अगर वो इसके अलावा किसी और के हाथे लग जाती तो वो जरूरी नहीं था कि वो इसकी बातों पर यकीन कर इस पर रहम खाता। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा क्या? इसने अरहाम को संजीदगी से खुद की तरफ तक तपा कर परेशानी से पूछा। अरहाम ने इसकी मासूमियत देखकर अपना माथा सहाला था। यकीनन वो यहाँ किसी लड़की के साथ आई थी। इसने इसे धोखा दे या अपना मतलब पूरा करके वो भाग गया। अब इस लड़की के पास कोई ठिकाना नहीं है, शायद ये अपने घर वापस नहीं जा सकते। अरहाम इसे देखकर यही सोच रहा था। आ रहा है मुझे तुम पर यकीन, मगर तुम्हारा नाम? अरहाम ने इसके मासूमाना सवाल पर संजीदगी से कहा। मेरा नाम इश्क है। वाकई में आप यकीन करें, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वरना आपको जरूर दिखाते। मम बताती हैं कि मेरी खूबसूरती देखकर इन्होंने मेरा नाम इश्क रखा। अरहाम ने इसकी बात पर इसे बखूर देखा, यानी इसे अपनी खूबसूरती का एहसास था। इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो झूठ बोल रही थी क्योंकि मुझे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो झूठ बोल रही थी क्योंकि वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना चाहती थी। अरहाम ने लब बेचते ड्राइविंग स्टार्ट की। अरहाम की गाड़ी स्टार्ट करने पर इस लड़की ने गहरा सांस लेते सीट से टेक लगाए पुरसकून हुए आंखें मूंदी थी। वो बेशक नरम मजाज था, मगर बेवकूफ हरगिज ना था। ना ही इसकी नजरों से कोई चीज ओझल हो सकती थी। वो अरहाम खान ज्यादा था, एक बार बारीकी से पर नजर रखने वाला, मुकाबिल के अंदर तक झांक दिल लेने वाला। वो तजर्बाकार एक कामयाब बिजनेसमैन था, अपने इलाके के जिरगों के तमाम फैसले करने वाला। अकाब से भी तेज नजरें थी, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था। वो इसके झूठ से बखूबी वाकिफ हो चुका था, मगर एक अकेली लड़की को वो तनहा छोड़कर नहीं जा सकता था। यही इसकी तरबियत थी, यहाँ इसका मजाज था, यही इसके इलाके की रवायत थी। वो औरत की इज्जत करना जानता था, इसलिए हमने इसे हवेली लेकर जाने का सोचा। इसके साथ जो भी मसला था वो घर की खवातीन जान लेंगी, इस मुताबिक इसकी मदद कर दी जाएगी। अरहाम कब से ड्राइविंग कर रहा था। बारिश सिर्फ मंगोड़ा के मुकाम पर हो रही थी, अब आगे का रास्ता साफ था। इसने एक नजर अपने साथ बैठी लड़की पर डाली जो गहरी नींद सो रही थी। अरहाम बहुत हैरान हो रहा था, वो कब से गहरी नींद सो रही थी, जैसे कितने दिनों से ठीक तरह सोई ना हो। वो खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। दिल में पड़ी गुल का ख्याल आया था कि वो इसके लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे थे। वो जैसी भी थी, वो इसकी मोहब्बत थी और वो इसकी बेहद मोहब्बत करता था। वो अब इससे इतनी नाराज हो चुकी थी कि वह इसका फोन भी नहीं उठा रही थी। हवेली जाकर पड़ी गुल को मनाना भी था। अरहाम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अरहाम खान ज्यादा की गाड़ी जब बेहरीन के इलाके में दाखिल हुई तो बर्फबारी बहुत तेज हो रही थी। अब ड्राइविंग करना मुश्किल हो रहा था। इसने आगे भी कई गाड़ियां खड़ी थी। अब बर्फबारी रुकने के बाद सुबह की रोशनी में ये बर्फबारी सड़कों पर साफ होनी थी। अरहाम अब पीछे रह रहा था। इसे कल सुबह निकलना चाहिए था। अगर वो कल दिन की रोशनी में निकलता तो यकीनन हवेली जल्दी पहुंच जाता और ये मुसीबत भी इसके गले ना पड़ती। इसने अपने साथ बैठी लड़की को देखकर सोचा। गाड़ी के रुकने पर वो लड़की भी नींद से जाग गई थी। हम कहाँ हैं? इसने अच्छी तरह कोट खुद पर लेते पूछा। हम अभी रास्ते में ही हैं। बर्फबारी शुरू हो चुकी है, कुछ देर गाड़ी में वेट करना पड़ेगा। अगर रास्ता क्लियर ना हो सका तो आज रात पास ही एक होटल में वहां पर रुकेंगे। होटल में रुकने पर वो करंट खाकर सीट पर उछली थी। क्या मतलब है? मम मैं आपके साथ होटल रुकूंगी। मम मुझे रहाई चाहिए, मैं आपके साथ क्यों होटल रुकने लगे? मम मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो इसके घबराने पर समझ चुका था कि वो क्या समझ रही है। इसकी बात पर इसके अंदर गुस्से की लहरें उठी। वो स्टेयरिंग पर अपना मजबूत हाथ का दबाव डाले खुद पर काबू पाने लगा। रंगत में सुर्खियां सी घुली थी, जिसे वो लड़की महसूस कर चुकी थी। इसकी रंगत में सुर्खियां गिरते देखकर वो मजीद सहम गई थी। अरहाम ने गुस्से से इसकी तरफ देखा तो वो घबराते हुए अपनी नजर झुका गई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें होटल ले जाकर तुम्हारा फायदा उठाने लगा? मुझे तुम्हें में और तुम्हारे हुस्न में कोई दिलचस्पी नहीं है। मदद तुम्हें चाहिए, रहाइश तुम्हें चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा था, यहाँ जहाँ मेरे घर की और भी खवातीन है,
ताकि तुम्हें किसी की भी परेशानी से बचाया जा सके। मेरी ना फितरत ऐसी और ना ही ऐसी तरबियत हुई मैं किसी औरत को परेशानी और मुसीबत में देखकर अपनी नजरें फेर लूं। मेरे लिए हर औरत की इज्जत सब चीजों से बढ़कर है। ये हुई यार असल मर्दों वाली बात। लाइक बनता है इस पर एक तो। ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती, तुमने यहाँ बैठना है बैठो, मैं गाड़ी लॉक कर जाता हूँ, तुम यहाँ सेफ रहोगी, मगर मैं यहाँ मजीद नहीं ठहर सकता। अरहाम ने अपनी सीट बेल्ट उतारते गुस्से से एक एक लफ्ज छुपाया था। इसे इस लड़की की बात पर बेहद गुस्सा आया था जो इसे न जाने क्या समझ बैठी थी। इसे अब ये लड़की किसी अजाब से कम नहीं लग रही थी। वो इसे तैशो इश्तियाल से घूरता गाड़ी से उतरा तो वो भी जल्दी से गाड़ी से उतरी थी। मम मैं आपके साथ ही जाऊंगी। और हमने पास ही होटल में एक रूम बुक करवाया। वो इस दौरान होटल के लाउंज में सोफे पर बैठी हुई थी और हमने इसके पास जाकर इसे पुकारा तो वो अपने ध्यान में यूं ही बैठी रही। वो सोफे पर बैठी अपने नाखून चुबाते जमीन को घूर रही थी। एक टांग इस तरह कैफियत में हिल रही थी। इश्क। अरहाम ने दोबारा पुकारा तो वो वैसे ही बैठी हुई थी जैसे इसने सुनाई ना दिया हो, इसका ये नाम ही ना हो। इश्क। अरहाम ने इसकी बार काफी ऊंची आवाज में पुकारा तो वो हड़बड़ाते हुए सोफे से उठी थी। कब क्या इसने अपना मखसूस जुमला दोहराया तो अरहाम का गुस्सा सुवा नीजे पर पहुंचा था। तुम्हारा नाम ही इश्क है? अरहाम ने इसकी बार इसे कहरबार नजरों से घूरा था। हाँ मेरा नाम ही इश्क है, अब यकीन करें मेरा। वो जल्दी से हरासा होते बोली, अपनी नजरें झुकाते हुए। अरहाम के कोट अच्छी तरह खुद पर लिपटा था। दुपट्टा वो गाड़ी में ही छोड़कर आई थी। बाल गीले इसकी कमर पर बिखरे थे। इसके दुपट्टा ना लेने पर भी इसे अंदाजा हुआ तो वो यहाँ की हरगिज नहीं है। हाँ मेरा नाम ही इश्क है, गाड़ी में बताया तो था आपको। इस बार इसके लहजे में भरपूर इत्मीनान था। जब जब वो झूठ बोलती थी तो काफी पुरअतमाद नजर आती, वरना तो इसका कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ चला जाता था। अरहाम खानजादा ने झिंझलाते हुए सोचा। अरहाम ने अपनी बियर्ड पर हाथ फेरते इसे गजबनाक निगाहों से घूरा था। होटल में सिर्फ एक ही कमरा मिल सका है। अरहाम की बात पर अभी पूरी नहीं हुई थी कि वो इसकी बात बीच में ही काट चुके थे। मम मैं कभी आपके साथ एक कमरे में सट्टे नहीं रहूंगी। वो घबराते हुए इससे 2 कदम दूर होते पीछे हुक्को हुई थी। इसकी आवाज भी काफी ऊंची थी। होटल में मौजूद दूसरे लोग भी इसकी ऊंची आवाज पर मुतवज्जा हुए थे। अरहाम का इश्तिआल के मारे रंग सुर्ख हुआ। वो इसके साथ यहाँ तक चली आई, इसके घर तक जाने को तैयार थी, मगर इस पर एतबार नहीं कर रही थी। मेरी बात सुनो। अरहाम ने आगे बढ़कर इसका बाजू दबोच कर इसे अपने मुकाबिल किया। अपनी आवाज नीचे रखो, यहाँ तमाशा मत लगाओ, तुमने जाना है तो चली जाओ। मैंने फलाही अदारा नहीं खोल रखा जहाँ तुम जैसी मजबूर औरतों को पनाह दो। होटल का रूम तुम्हारे लिए बुक करवाया है, मैं यहाँ लाउंज में ही ठहरूंगा। अगर तुमने रुकना है रुको, तुम में नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी जान छोड़ो। अरहाम ने इसका बाजू बोचे गिराया। आप मेरे साथ होटल के कमरे में नहीं जाएंगे? वो बेयकीनी हुई थी। इसकी आंखों में हैरान बंगी देखकर अरहाम इसकी कलाई छोड़ता रुख मोड़े गुस्से से अपनी बियर्ड पर हाथ फेरने लगा। अरहाम खुद पर कंट्रोल करते इसकी तरफ मुड़ रहा था। इसका हाथ पकड़ते इसने रूम की चाबी पकड़ाई। यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट साइड पर आगे जाकर कमरा है, इस चाबी पर रूम का नंबर लिखा है। अरहाम ने इसे कहरबार नजरों से घूरते हुए चाबी पकड़ाई थी। होटल में मौजूद बाकी लोग इनकी तरफ मतवज्जा होना शुरू हो चुके थे। इसका हुलिया, इसकी खूबसूरती सबको अपनी तरफ मतवज्जा किए हुए थी। सबसे बढ़कर लोग इन दोनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। यकीनन वो दोनों कपिल हरगिज नहीं लग रहे थे। अरहाम का कमरे में साथ ना जाना भी सबको मशकूक कर गया था। जिस तरह इसने ऊंची आवाज में कहा था वो इसके साथ एक कमरे में नहीं ठहरेगी, वो सबके शकुको शहबात पर मोहर लगा चुका था। अरहाम की बारह शानदार पर्सनैलिटी से जाहिर हो रहा था वो आम इंसान नहीं है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो इस पर बाज पर्स करते। अरहाम सबकी नजरों को इग्नोर किए लाउंज में बड़े सोफे की जानिब बढ़ा। सोफे पर बैठे अपनी पैंट की पॉकेट से सिगरेट निकालकर इसे लाइटर से सिलगा कर लब्बों में दुबाई। एपिसोड नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं जाकर लाइक किया तो चैनल लाइक कर दो ना, सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत मेहनत से गर्मी में आप लोगों के लिए बैठ कर पढ़ता हूँ यार, ये सब आप लोगों के लिए प्यार है मेरा, और आप लोग भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 9। जरान खानजादा ब्लैक शलवार कमीज पर ब्लैक शाल कंधों पर डाले कारपोर्च में अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। मौसम कदर से अबड़ आलूद था। रात हल्की फुल्की बर्फबारी हुई थी। अब बर्फ बारी तो रुक गई थी मगर मौसम में खनकी भी बढ़ गई थी। अबीर की तबीयत बहुत बेहतर थी। खजिस्ता के वलीमे के अगले ही दिन जिले ने अपनी फैमिली के साथ वापस जाना था। समीउल्लाह और सबके रोकने के बावजूद वो अबरिश की जिद पर वापस जाने के लिए तैयार हुई थी। समीउल्लाह ने जिले को गार्ड्स और अपने बहुत पुराने वफादार मुलाजमीन रहीम खान को इनके बहुत करीब भी थे, जिन्हें सबका कार रहीम कहते थे, इन्हें साल जाने को कहा था। जरान खानजादा को जब पता चला तो इसने समीउल्लाह खान से जिले की फैमिली को खुद इस्लामाबाद तक छोड़कर आने की हामी बढ़ी थी। इसने ये सब क्यों कहा वो नहीं जानता था। हत्ता के जिले और इसकी फैमिली इस्लामाबाद से भी रहीम काका और गार्ड्स के हमरा आए थे जिन्हें समीउल्लाह ने भेजा था।
मगर जरान का अब दिल नहीं मान रहा था कि इन लोगों को वो ऐसे भेजे, और वो क्यों जिले और सबको लेकर परवाह कर रहा था, वजह वो खुद समझ नहीं पा रहा था। वजह बहुत खास थी, इसे किसी की फिक्र हो रही थी, वो समझता था मगर शायद मानने से इनकारी थी, लेकिन वो किसी भी सूरत इन्हें किसी और के साथ जाने नहीं दे सकता था। वो अपने कारपोर्च में खड़ा इन लोगों का इंतजार कर रहा था। जरान की गाड़ी के साथ एक और गाड़ी भी तैयार खड़ी थी, जिसमें अब्रिश की फैमिली ने जाना था। जरान की गाड़ी ने साथ साथ ही रहना था। जरान अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते बढ़ते रुका था। अब्रिश जिले और बाकी सबके साथ आती दिखाई थी। वो व्हाइट टाइट्स पर सिंपल सी गुलाबी शफून के फराक में मलबूस थे, जो प्रिंटेड था, जिसकी लेंथ पैरों तक थी। गले में स्कॉलर मफलर की सूरत में लिपटा हुआ था। अपने आधे बाल समेट कर सीनियर से छोटे से कैचर में मकीद किए हुए थे, बाकी बाल कमर पर लहरा रहे थे। बाहर आते ही अब्रिश को सर्दी का एहसास हुआ। वो गुस्से से यहाँ आते हुए अपने गर्म कपड़े भी साथ नहीं लाई थी। जिले ने भी कहा भी था कि वो गर्म कपड़े रख ले, मगर इसने सुनी नहीं थी। हवेली के अंदर तो सर्दी नहीं थी, मगर बाहर वो काम कर रह गई थी। वो अपने स्टॉलर को ठीक करते गाड़ी की तरफ बढ़ी। स्टॉलर तो ठीक करना ही, सामने तो जरान खान खड़ा था, बिना किसी मेकअप और जेबो अरमाइश में भी बहुत सिंपल थी। जरान ने बड़ी गहरी नजर डाली इसके पर। वो जरान खानजादा को मुकम्मल इग्नोर करते गाड़ी की तरफ बढ़ी। जरान इसे देखकर अपने लम भेज गया था। इनके घर की औरतें बाहर आते हुए पैरों तक चादर और बुरके में लिपटी होती थी, यहाँ तक कि अपना चेहरा भी छुपाती थी। जिले ने भी अपने आप को ऐसे ही डांपा हुआ था। जरान को वो यूं बेपर्दा एक आंख नहीं पाई थी, यहाँ तक कि इस पर एक नजर डालकर इसका दूसरी नजर डालने को दिल नहीं किया था। कल तक वो अपने घर की औरतों में शुमार करने का इरादा ना था। आज वो इसका अपनी घर की औरतों से मुवाजना कर रहा था। ना सिर्फ मुवाजना कर रहा था, बल्कि बुरी तरह कर भी रहा था। जरान ने गुस्से से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते ड्राइविंग सीट संभाली। बैक मिरर से इसे पीछे खड़ी गाड़ी पर एक नजर डाली। आहल ड्राइवर के साथ ही अगली सीट पर बैठा था। पिछली सीट पर जिले, अनाया और अब्रिश बैठे थे। वो इस तरह सारे रास्ते एक गैर मर्दान के घर के मुलाजिम के साथ बैठकर जाएंगी। जरान मजीद बेचैन हुआ था। वो बिना किसी आरइश के खुलता गुलाब लग रही थी। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, यही हाल अब्रिश का था। वो अगर वो पूरे पर्दे में भी होती तो वो इसका रूप छुपाए नहीं छुपना था। कम वक्त आंखें इसकी कातलाना रूप रखती थी। लेवल जरान ने अपनी शाल गले में दोनों हाथों से झटकते गाड़ी स्टार्ट की। इससे पहले वो अपनी गाड़ी गेट से बाहर निकालता, अब्रिश गाड़ी से निकलते दोबारा हवेली के अंदर दाखिल हुए। वो अपना मोबाइल अंदर छोड़कर आई थी। जरान जल्दी से गाड़ी से उतरकर जिले खतून की गाड़ी की तरफ बढ़ा। पुप्पो, अब्रिश मेरे साथ आ जाएगी, आप लोग बेआराम होंगे, सफर लंबा है। जरान ने गाड़ी का दरवाजा खोलते गाड़ी में मौजूद जिले से कहा, तो जिले ने परेशानी से जरान को देखा। अब्रिश जरान से कितना चढ़ती थी वो अच्छी तरह जानती थी। जरान बेटा, गाड़ी में काफी जगह है, हम लोग बेआराम नहीं होंगे, तुम फिक्र ना करो। जिले ने सहूलियत से इनकार किया था। पुप्पो, अनाया डिस्टर्ब होगी, सफर लंबा है, अब्रिश मेरे साथ आ जाएगी। जरान ने दो टोक अंदाज में कहते करीम को गाड़ी स्टार्ट करने का हुक्म दिया। करीम ने गाड़ी स्टार्ट करते हवेली से बाहर निकाली। जरान अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता अब्रिश का इंतजार करने लगा। क्या लेवल की स्कीम लगाई है यार, लेवल। अब्रिश बाइट आती तो सिर्फ जरान की गाड़ी को वहां खड़ा देखकर हैरान हुई थी। अब्रिश को यूं हुंकू की तरह खड़े देखकर वो इसकी तरफ बढ़ा। चले मिस अमेरिका, जरान ने इसे गहरी नजरों से देखते कहा। इसकी नजरें सिर्फ इसके चेहरे का तवाइफ कर रही थी। अब्रिश ने नागवारी से अपना स्टॉलर ठीक किया था। इसके चेहरे पर फैली नागवारी देखकर जरान खानजादा का मुस्कुराता चेहरा संजीदा हुआ था। मम्मा, लोगों की गाड़ी कहाँ गई? अब्रिश ने स्पॉट लहजे में पूछा। वो लोग चले गए हैं, लब मिंचे जवाब दिया। व्हाट? वो लोग कैसे जा सकते हैं? मुझे लेने बिया, मुझे लिए बिना। अब्रिश सदमे की ज्यादती से चीखी थी। दूसरे ही लम्हे अब्रिश ने जिले का नंबर मिलाते फोन कान से लगाया। जरान सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से इसे देख रहा था। मम्मा, आप लोग मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जिले के फोन उठाते ही अब्रिश ने गुस्से से कहा। जिले के जवाब पर अब्रिश का मुंह हैरत से खुला रह गया। यानी इसके समातों तक खबर पहुंचा दी गई थी कि वो जरान के साथ आएगी। सदमा इतना बड़ा था कि वो कितने ही लम्हे कुछ बोल ही ना सके। जरान अपनी बियर्ड पर हाथ फेरते अब्रिश का सदमे की ज्यादती से सूरत पड़ता चेहरा देखकर जिले की इस खामोशी महसूस करते फोन बंद कर चुके थे। अब्रिश जरान को कुछ लम्हे देखती रही, फिर इसे इग्नोर करते आगे की जानब बढ़ी थी। वो कभी भी इस अय्याश खान के साथ जाने का सोच भी नहीं सकती थी, जो सारे रास्ते इसे बेपाक नजरों से ही सिलगता रहेगा। जरान लब बेचे इसकी मगरूर नकी चढ़ी हसीना के अंदाज देख रहा था, जो वाकई में अपने आप को मिस वर्ल्ड समझती थी। अब रिश्तेवेल तरीन ड्राइवे को अबूर करती हवेली के गेट की तरफ बढ़ी। जरान दूर खड़ा इसे देख रहा था। जरान के इशारे पर चौकीदार ने सराबत से हलाते हवेली का गेट खोल दिया। अब जरान की नजरों के सामने हवेली का गेट अबूर कर गई थी। जरान काफी देर तक इत्मीनान से अपनी गाड़ी के बोनट के साथ टेक लगाए खड़ा था। वो इन ऊंचे नीचे रास्तों पर इस नाजुक हसीना को जरा ठुकाना चाहता था, जो हील पहन कर गई थी। मोहतरमा ने कोई गर्म कपड़ा भी नहीं लिया था। नाजुक थे वो कोट कर
नाज की तो कोट कोट कर बड़ी थी, इसे बाहर आते सर्दी से ठठराते देख लिया था। जरान ने एक नजर आसमान को देखा जहां से बर्फबारी होना शुरू हो चुकी थी। जरान अपने कंधों पर गहरी बर्फ को जकड़ा कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी स्टार्ट करता वो हवेली से बाहर आया था, जहां सामने सड़क बिल्कुल खाली थी और वीरान थी। वो अपनी गाड़ी में आगे बढ़ा तो अब्रिश कहीं नजर नहीं आई थी। सड़क के दाईं तरफ काफी ऊंचा नीचा रास्ता था, जहां बहुत बड़ा बहता दरिया था। वहां तो अब्रिश के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रास्ता काफी खतरनाक था। वो अपनी गाड़ी को सड़क की सीधी की तरफ बढ़ाता काफी दूर तक आ गया, मगर अब्रिश का नामो निशान नहीं था। वो अब झंझला कर रह गया था। इसके पास अब्रिश का नंबर भी नहीं था, वरना वो फोन करके मोहतरमा से पूछ लेता वो हाई हील के साथ कहाँ मटर गश्त करने निकली है। बर्फबारी अब काफी तेज हो चुकी थी। सड़कों को सफेद पड़ता देखकर वो अब से ही महीनों में परेशान हुआ था। खुद पर गुस्सा भी जी बढ़कर आया। इस बेवकूफ हसीना को अकेले ही क्यों जाने दिया। जरान अब्रिश को तलाश करते मुसलसल यही सोच रहा था कि वो कहाँ जा सकते हैं। इतनी जल्दी वो इस तवील सड़क को अबूर नहीं कर सकती थी, ना ही पैदल वो ज्यादा दूर जा सकती थी। अब्रिश का यहाँ मौजूद ना होना एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इसने किसी से लिफ्ट ली है, वरना वो यहाँ पैदल किसी सूरत से यहाँ से निकल नहीं सकते थे। क्या इसने वाकई किसी से लिफ्ट ली है? ये ख्याल आता ही जरान की स्टेयरिंग पर गिरफ्त मजबूत हुई थी। वो किसी के साथ भी कैसे जा सकती है? बेशक वो अमेरिका से आई है, मगर इसे तो पता होना चाहिए कि एक औरत यूं किसी पर एतबार नहीं करते किसी की गाड़ी में जा सकती। जरान का गुस्सा इश्तिआल सवा नेज़े पर पहुंच रहा था। इसके साथ वो गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं हुई और वो किसी के साथ मुंह उठाकर चल पड़ी। इस बात पर यकीन कर चुका था अगर ब्रिश ने किसी से लिफ्ट ली है। अगर वो यहाँ होती तो इसे नजर आ जाती। वो सड़क के दाएं बाएं दोनों तरफ में अच्छी तरह इसे तलाश कर चुका था। ऊपर से इसका हुलिया याद करने वो ने से सिलक उठा। क्या हमारे घर की औरतें ऐसी हरकतें करती हैं जैसे ये अब्रिश कर रही है? वो फिर से इसे अपने घर की औरत कह रहा था, जिसे खुद ही ये एहसास ना था कि वो इसे अपने घर की औरत मान चुका है। जरान ने कुछ सोचकर अपनी गाड़ी वापस हवेली की तरफ मोड़ी। इसका दिल कह रहा था कि वो खुद सर मगरूर हसीना जैसी हो गए, मगर बेवकूफ हरगिज नहीं थी। वो काफी एहसास भी थी। इसने एक मरतबा भी एहसास दिलाने पर इसकी ड्रेसिंग में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। यहाँ तक कि इसने खजस्ता के वलीमे पर भी दुपट्टा अच्छी तरह सर पर ओढ़ रखा था। इसकी गाड़ी का रुख अब दरिया की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ा था। इसका अंदाजा सही निकला। वो दरिया के किनारे पर एक बड़े से पत्थर पर बैठी आसमान की तरफ निगाह किए बरसती हुई बर्फ को देख रही थी। सर्दी से ठठराते वो अपने स्टॉलर खुद पर अच्छी तरह लिपटे हुए थी, जिसका कोई खास फायदा ना था। जरान सर नफी में हलाता अपनी गाड़ी में से निकलता अब्रिश की तरफ बढ़ा, जो इसे देखकर हैरान हो चुकी थी, मगर इसे देखते नरोठे अंदाज में अपना रुख मोड़ गई। इसने इस अंदाज पर जरान के दिल की धड़कन तेज हुई थी। दरिया के किनारे बड़े से पत्थर पर बैठी वो थोड़ी घबराई से गुस्से और सर्दी की शिद्दत से सुर्ख हुई जरान के दिल की दुनिया हिला चुकी थी। वो फिर से मुजस्सम हुआ था। इतना मुकम्मल और शफाफ हसीन भला कहाँ देखा था। वो बहते दरिया की मानंद शफाफ और गहरी मालूम हो रही थी। सरसब्ज पहाड़, बहता दरिया और आसमान से गिरती बर्फ, ये मंजर तो वो बहुत खुद देख कर चुका था, मगर आज इस मंजर में क्या खास था जो इसके दिल की दुनिया को तह बला कर रह गया था? क्यों इसकी धड़कनें इसके काबू में ना थी? क्या यार सीन होगा, आप लोग इमेजिन तो करो। सामने पहाड़, दरिया, ऊपर से बर्फ पहाड़ी और एक हसीना लेवल। क्या इस मंजर का खूबसूरत और दिलकश होना इस हंसी के साथ जुड़ा था जो इस वक्त पत्थर पर बैठी इसे नरोठी से देख रही थी? वो जरान खान ज़ादा था, जो अमेरिका से तालीम हासिल करके आया था। वो एक 28 साल कामयाब बिजनेसमैन मचोर मर्द था। वो एक 28 साल कामयाब बिजनेसमैन मचोर मर्द था। कोई टीन एज लड़का नहीं जो अपने दिल की बढ़ती धड़कनों को वक्ती तौर पर अट्रैक्शन का नाम दे दे, या किसी लड़की के हुस्न से मुतासिर होते हुए इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अमेरिका में कितनी ही लड़कियां इसकी शानदार पर्सनैलिटी और यशी के होने की वजह से इसके आगे पीछे मंडलाती थी, मगर वो मगरूर इंसान किसी लड़की के हुस्न को खातिर में ना लाता था, ना इसकी धड़कनों से कभी इसे ऐसी बेवकूफी की थी। वो अपने दिल में उठते शोर में से बाखूबी वाकिफ हो चुका था कि वो अब इसका ना रहा था। इस दिल की मलकियत को चिपके से किसी ने अपने नाम करवा लिया था। वो अपने दिल में पिसते जज्बों से अनजान था, मगर अभी भी मानने से इनकारी था कि कैसे कोई इतनी जल्दी से जेर कर सकता है। वो एक सनफ नाजुक से कैसे शिकस्त खा सकता है? क्या जरान खानजादा जैसे मगरूर और सख्त किस्म के इंसान को खुद पर इतना भी बेख्तियार ना था वो खुद को रोक सकता? क्या सिर्फ हुस्न की कशिश से इस लड़की की तरफ खींच रही है जिसे कल तक वो मुड़कर भी अपना का इरादा नहीं रखता था, जिसे कल तक वो मुड़कर अपना ना करने का इरादा ना रखता था? आज ये आंखें सिर्फ इसी को ही क्यों देखना चाहती थी? दिल को पता नहीं क्या चाहता था। जरान खान ज़ादा अब दिल के तकाजों से परेशान हो गया था। ये दिल अब तन्हा नहीं रहना चाहता था। इन लब्बों की प्यास अब बढ़ती जा रही थी। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना,
महकने लगा बदन ये तुम्हारा, हम आंखों से ऐसी शरारत करेंगे। जरान खानजादा इसे गहरी नजरों से देख रहा था। इसे क्यों लग रहा था कि ये लड़की सिर्फ इसकी है, इसे देखने का हक है। जरान इसे गहरी नजरों से देखता अपनी बियर्ड पर हाथ फेर कर रह गया। जरान को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अब्रिश इसकी तरफ निगाह की। इसे अपने से थोड़े फासले पर जमात देखकर अब्रिश का दिल खौफ से लरज था। वो इसे गहरी गहरी निगाहों से देख रहा था। अब्रिश ने अपने स्कॉलर को मजीद अपनी गर्द अच्छी तरह लिपटे जरान से मजीद रुख मोड़ लिया था। अब्रिश ने बहते दरिया को देखा जिसमें इसका मोबाइल गिरकर गुम हो चुका था। वो अपनी टूटी हील को देखा। वो ना वापस जा सकती थी ना जरान खानजादा से दूर भाग सकती थी। वो इस ठंडे पानी में डूबकर अपनी जान दे सकती थी। वो ऐसी मौत तो कभी मरना नहीं चाहती थी, मगर इस खान के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, जिसकी ब्राउन आंखों की सुर्खी आज कुछ और ही कहानी सुना रही थी। अब्रिश ने डरते हुए अपना एक पांव बहते पानी में रखा, मगर इस लम्हे अपना पांव वापस खींच लिया था। पानी तो बर्फ की तरह ठंडा था। जरान अब्रिश की तरफ बढ़ा। वो इसे अपनी तरफ आता देखकर बदहवास होते अपनी जगह से खड़ी हुई थी, मगर दर्द से कराती वो वापस इसी पत्थर पर बैठ चुकी थी। आंखों में ढेरों पानी जमा हुआ था। जरान इसके करीब आकर 2 कदम के फासले पर रुक गया। अब्रिश ने इसके आंखों से देखते अपने स्टॉलर को अच्छी तरह खुद पर लिपटा। जरान ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भेजी। इसे अब्रिश की ये हरकत अब बहुत नागवार लगने लगी थी। अगर इसे खुद की नवासियत का इतना ही ख्याल था तो वो खुद को बड़ी सी चादर में लिपट कर बाहर आती, फिर इसे यूं खुद को छुपाना ना पड़ता। यहाँ इस बर्फबारी में तनतनहा इस इंसान जगह पर बैठना कबूल है, मगर मेरे साथ एक गाड़ी में जाना कबूल ना था। जरान ने इसके करीब आते इसे पत्थर पर जमात देखकर गहरा तंज किया। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं यहाँ पर ज्यादा सेफ हूँ, अब्रिश ने गुस्से से कहते हुए अपने स्टॉलर को दोनों हाथों से आगे से जिगरा। जरान ने इसकी हरकत पर बमुश्किल ही खुद के गुस्से पर कंट्रोल किया था। ओके, अगर तुम्हें लगता है तुम यहाँ सेफ हो तो यहाँ पर रहो। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर यहाँ मुख्तलिफ खौफनाक जानवर निकल आएंगे। यकीनन आज रात के डिनर में वो तुम्हें अपनी खुराक बनाना जरूर पसंद करेंगे, इसीलिए बैठे रहो यहाँ, मैं चलता हूँ। जरान की बात पर अब्रिश ने इसे बेयकीनी से देखा था। यहाँ कैसे खौफनाक जानवर हो सकते हैं, अब्रिश ने कहते अपने खुशक लबों पर जबान फेरी। अब्रिश का रंग खौफ से जर्द पड़ा। आज रात यहाँ गुजारो, लो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा यहाँ कितने खौफनाक जानवर हो सकते हैं, बशर्ते यह सुबह तक तुम जिंदा बची। अगर इन जानवरों से बच भी गई तो यकीनन सर्दी से ही मर जाओगे। जरान ने तंजी अंदाज में इसे सर्दी से ठिठुरता देखा। जरान इसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि अब्रिश जल्दी से पत्थर से उठी। दर्द से कराते हुए इसके लब्बों से चीख बरामद हुई। इसने तकलीफ की शिद्दत और धंधलाई आंखों से दोबारा से पत्थर पर बैठना चाहा था, मगर वो पीछे को होती तो लड़खड़ा कर रह गई थी। इससे पहले वो दरिया के ठंडे पानी में गिरती। जरान ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे कमर से थामते इसे ठंडे पानी की नजर होने से रोका। वो इसे कमर से थामते हुए थोड़ा सा झुका हुआ था। वो सहमी हुई इसकी शाल को दोनों हाथों से दबोचे हुए थी। इसके खूबसूरत सिल्की बाल नीचे की तरफ लहरा रहे थे। दोनों की नजरें चार हुई थी। जरान का दिल इन क्रिस्टल ब्राउन हिन्नी की तरह सहमी हुई आंखों में देखकर डूबकर बढ़ा था। बर्फ बड़ी शदीद तेज हो चुकी थी। बर्फ इनके बालों इनके चेहरे पर पड़ रही थी। अब्रिश मुंह खोले सहमी निगाहों से जरान को देख रही थी, जो इसे छोड़ने का तैयार ना था। इसकी कमर नीचे की जानिब बैंड थी। जरान ने इसे संभाला हुआ था। वो खुद सीधी नहीं हो सकती थी। शदीद दर्द इसके पांव में उठ रहा था। ऊपर से मिस्टर खानजादा पागलों की तरह इसे घूरते जा रहा था। ऊपर से बर्फबारी इसके ओसान खता की हुई थी। अब्रिश की आंखों से अब आंसू लड़ियों की तरह बहने शुरू हो चुके थे। अब्रिश ने रोते हुए दर्द से हिचकी ली तो जरान खानजादा होश की दुनिया में वापस आया था। इसे कमर से पकड़कर सीधा किया। अब्रिश ने बेतहाशी दूरी की। साथ में जरान के गले में लटकी शाल को अब तक दबोचे हुए थी। जरान ने नोट किया वो जमीन पर पांव नहीं रख पा रही थे। जरान ने इसे कमर से थाम कर पत्थर पर बिठाया तो वो दर्द से सिसक कर रह गई। क्या हुआ है अब्रिश? जरान ने इसके पास पंजों के बल बैठते हुए पूछा। साथ में इसके चेहरे और बालों से बर्फ भी उतार दी। अब्रिश ने बेतहाशा रोते हुए अपने पाँव को देख रही थी, जहां से दर्द की ठीसें उठ रही थी, वरना वो जरान इनका ये एक्ट देखकर यकीनन इसके हाथ जरूर झटकते। जरान ने अब इसकी पाँव की तरफ निगाह की जो पंप्स के बगैर थे। जरान खानजादा इस वक्त दरिया के बहते पानी में पंजों के बल बैठा हुआ था। वो दरिया का किनारा था जहाँ पानी बिल्कुल गहरा ना था, मगर इस तरह बैठने पर जरान के कपड़े और शूज गीले हो चुके थे। जरान ने इसका पाँव पकड़कर देखा जहां शायद मोच आई हुई थी। अब्रिश ने इसके पाँव को हाथ लगाने पर दर्द से चीख पड़ी थी। शूज कहाँ है तुम्हारा, और ये मोच कैसे आई? जरान ने इसे देखते हुए पूछा। मेरा पाँव मुड़ गया था और वो हील्स मैंने उतार दिए, अब्रिश ने बहुत मुश्किल ही बताया था। दर्द की शिद्दत इसके चेहरे से अयां थी। तो हील पहनकर तुम्हें किसने कहा था यहाँ कैट वाक करो?
जरान इसके चेहरे पर तकलीफ देखकर गुस्से से बोला। अब्रिश इसकी बात पर बुरी तरह रोई थी। पत्थर से उठते एक बार फिर से इसका पांव बुरी तरह मुड़ चुका था। पहले वाली तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर वो अब तो इसे लग रहा था कि वो मुड़ जाएगी। जरान ने इसके पांव में हाथ पकड़कर आईना करना चाहा, मगर अब्रिश की खतरनाक चीख वो अपने जबड़े बेंच गया। अब्रिश देखने दो, वरना ये मोच मैं कैसे ठीक करूंगा। जरान इसकी बात का रंग सफेद पड़ा। का क्या मतलब, आप कैसे ठीक करेंगे? ये मोच तो डॉक्टर ही ठीक करेगा। अब्रिश ने थोड़ा नीचे थे हुए इसके हाथ अपने पांव से पीछे करने चाहे थे। इसे इतना दर्द हो रहा था कि वो अपने पांव हिला भी नहीं पा रहे थे। जरान ने इसके हाथ पीछे करते हुए इसकी तरफ निगाह की तो तवाज़ुन का रंग शदीद सुर्ख पड़ा हुआ था। इसका स्टॉलर गिर चुका था। गहरे गले से नजर आते नशीबो फराज नजर पड़ते हुए वह इसके हाथ झुकते अपनी निगाहें झुका गया, मगर इस लड़की पर इससे शदीद गुस्सा आया था। जरान ने जमीन से उठते ही अपनी शाल कंधों से उतारकर इसके गिर्द अच्छी तरह लिपटी तो अब्रिश हैरान निगाहों से देखते गई। जो भी था, इसे खान से ऐसी उम्मीद ना थी। जरान ने फिर से नीचे बैठते इसका पांव पकड़ा था। अब्रिश फिर से चीख उठी थी। लेट मी से डोंट बी हेलो लाइक अ चाइल्ड। अगर तुम चीखी तो तुम्हें इस बहते दरिया के स्पुर्द कर दूंगा। इसे सिर्फ धमकी मत समझना, मैं जो कहता हूँ करता भी हूँ। अगर यकीन नहीं आता एक बार और चीख निकाल कर देख लो तो। जरान ने अब की बार सख्ती से कहा तो अब्रिश बहते आंसुओं के साथ भी यकीनी से इसे देख रही थी। जरान का चेहरा काफी संजीदा था। जरान ने इस पर सर्द नजर डालकर इसका पांव पकड़ा। अब की बार अब्रिश चीखी नहीं थी, मगर दर्द की शिद्दत से जरान का कंधा पकड़ लिया था। जरान ने इसका पांव पकड़कर एक ही झटके से मोड़ा तो अब्रिश के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। जरान ने इसके चेहरे को देखा जो बेतहाशा रोने की वजह से सुर्ख हुआ पड़ा था। वो दर्द से सिसकते अभी तक इसके कंधे से शर्ट मुट्ठी में दबोचे हुए थी। जरान ने नरमी से इसका हाथ अपने कंधे से अलग किया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। जरान ने खड़े होते अब्रिश को देखा जो अब जोरों कतार से रो रही थी, मगर इसकी तरफ नहीं देख रही थी। यकीनन वो इससे नाराज थी। तुम्हारे पांव की हड्डी मुड़ गई थी, अब वो वापस अपनी जगह पर आ गई है। थोड़ी देर तक ये दर्द भी ठीक हो जाएगी। अब्रिश इसकी बात का बिना कोई जवाब दिए इसकी तरफ से मुंह मोड़कर अपने आंसू साफ करते बहते दरिया को देखने लगी। अब्रिश, यहाँ इस तरह की मोच ऐसे ही ठीक की जाती है। अगर मैं ऐसे ना करता तो दर्द की शिद्दत बढ़ जानी थी। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द हुआ है, मगर ये करना जरूरी था। चलो अब उठो, शाबाश, हरी अप, हम आगे बहुत लेट हो चुके हैं। जरान का लहजा अब काफी नरम था। अब्रिश सुनी इन सुनी करती अब्रिश सुनी अनसुनी करती स्पॉट लहजा चेहरा लिए बैठी थी। जो तकलीफ इसने दी वो भूल नहीं पा रही थी। वो इतनी डर गई थी कि वो अभी तक अपना पाँव नहीं हिला रही थी। जरान इसे यूं ही बैठे देखकर झंझला गया था। इसकी जगह कोई और होता तो वो इसे इधर ही छोड़कर चला जाता। इन्हें नहीं तो दो चार थप्पड़ लगाकर इसे तीर की तरह सीधा कर देता, लेकिन वो अपनी आदत के बरअक्स ये सब कुछ कर रहा था, बल्कि इसके साथ काफी नरम बर्त कर रहा था। अब्रिश, कम ऑन, बर्फबारी अब खत्म हो चुकी है। अगर ये दोबारा शुरू होगी तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कम ऑन, लेट्स गो। जरान ने अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरते अब की बार काफी नरम लहजे में कहा, मगर अब्रिश ने जवाब देना गवारा नहीं समझा था। वो यहाँ से उठ नहीं सकती थी। इसे ये भी कह सकते हैं कि वो इसे छोड़कर यहाँ से चला जाए तो वो सर्दी से ठर ठर कर मरना नहीं चाहती थी, ना ही यहाँ के जानवरों की खुराक बनना चाहती थी, और ना ही इस सरफिड़े खान के साथ जाना चाहती थी। अब्रिश की आंखों से फिर से आंसू बहे थे। करना क्या चाहती थी, ना उसके साथ जाना चाहती थी, ना वहां रहना चाहती थी। देखते हैं, इसने जिंदगी में कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना आज वो खुद कर रही थी। जरान वहीं पर खड़ा काफी देर तक इसे रोता देख रहा। वो रोते हुए बार बार अपने आंसू साफ करते सिर्फ बहते दरिया को देख रही थी। वो जानता था वो अंदर से काफी डर गई है। इसके इधर से जाने पर वो जरूर इसके पीछे आते, कभी भी अब यहाँ तनहा नहीं रहते, मगर जरान इसे मजीद डराना नहीं चाहता था। जरान अपने और इसके दरमियान 2 कदमों का फासला तय करते इसके करीब हुआ। अब्रिश ने निगाहें उठाकर इसे अपने करीब देखा था। इससे पहले वो कुछ समझती जरान ने इसकी तरफ झुकते इसे अपनी बाहों में भरते गोद में उठा लिया। अब्रिश का रंग सुर्ख पड़ा था। वो गुपचुप मोहर बेबलब हुई थी। पहली मर्तबा किसी मर्द ने इसे यूं छुआ था। अमेरिका जैसे मुल्क में भी इसने किसी को अपना हाथ तक पकड़ने नहीं दिया था, और वो इसके यूं अपनी गोद में उठा चुका था। अब्रिश का दिल कानों में बजने लगा था। इसका बदन लड़ना शुरू हो चुका था। जरान ने इसके दिल की धड़कनें सुनता, इसके बदन की कपकपाहट महसूस करता जेरे लब मुस्कुरा गया था। इसका सुर्ख पड़ता चेहरा एक नजर देखते वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी का दरवाजा खोलते इसे फ्रंट सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठने गाड़ी स्टार्ट की। सुबह होते ही होटल से चेकआउट करते अरहम खान ज्यादा हवेली से निकल पड़ा था। बर्फबारी अब रुक गई थी। वो खामोशी से स्पॉट चेहरा लिए ड्राइविंग कर रहा था। वो लड़की इसके साथ खामोशी से बैठी विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थी। रात वाले लिबास में मौजूद थे जो अब शकीन ज़दा हो चुका था।
वो अभी तक अरहाम के कोट पहनते हुए आंखों में रत जगह की सुर्खी वाजिया थी। यकीनन वो होटल के गर्म कमरे में भी ठीक तरह से सो नहीं पाई थी। गाड़ी झटके से रुकी तो इसके ने हैरान होते अरहाम खानजादा को देखा, जो गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़े वॉलेट से पैसे निकाल रहा था। 5-5 के हजार इसने काफी नोट निकाले थे। वो पैसे हाथ में पकड़े बाहर निकला और सड़क पर बैठी एक बदहाल पुराने लिबास में मौजूद औरत की झोली में वो पैसे डाल दिए, जो इतनी सर्दी में अपने नौमलूद बच्चे को भी साथ लेकर बैठे हुए थे। और हम इसे पैसे देकर खामोशी से गाड़ी में आकर बैठ गया। वो खामोशी से अपनी साइड की विंड स्क्रीन सड़क पर गिरी बर्फ को देखने ही में मशहूर हो गए थे। जब वो लोग हवेली में दाखिल हुए तो शाम गहरी हो रही थी। वो इतनी शानदार हवेली को देखकर थोड़ा हैरान हुई थी। इसका रंग भी खौफ से सफेद पड़ा था। इसने हवेली के लोगों को मुतल्लिक और यहाँ की रस्मों वगैरह के खिलाफ काफी कुछ सोच रखा था, मगर अगले ही लम्हे वो खुद पर काबू पा गई थी। गाड़ी तवील तरीन ड्राइव पर रुकी तो वहां खड़े एक मुलाजिम ने अरहाम की तरफ का दरवाजा खोला। अरहाम गाड़ी से निकलते हवेली के बढ़ते दाखिली दरवाजे से होते अंदर की जानिब बढ़ गया। वो भी इसकी तकलीद में अंदर दाखिल हुई। अमीना खानम अरहाम खानजादा को देखते खुशी होते आगे बढ़ी थी, मगर अरहाम के साथ किसी लड़की को देखकर वो हैरत जोड़ होते वहीं पर रुक गई। अरहाम इनका हैरत ज़दा चेहरा बम गया था। मोड़े अरहाम की तरफ मोड़े अरहाम इनकी तरफ बढ़ा। वो मीना खानम को अपनी माँ की जगह ही समझता था। इसके वालिदैन की डेथ के बाद इन्होंने ही तो इसे पाला था। मोड़े ये बहुत मजबूर है, इसके पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरी से इसे यहाँ लाना पड़ा। आप इसे मेहमान खाना में ठहराएं, मैं कपड़े बदल लूं, फिर मुझे एक जिरगे का फैसला भी करना है। दाजी कब से मेरा मर्दान खाने में इंतजार कर रहे हैं। अरहाम उजलत में बोलता वहां से चला गया था। अमीना खानम ने इस बात में सर हिलाते हुए दरख्शां को आवाज दी और दरख्शां से इसे कमरे में मेहमान खाना में पहुंचाने को कहा। इन्होंने इस लड़की से कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा था। वो लड़की काफी सहमी सी लग रही थी। इसकी कम उम्री और खूबसूरती देखकर वो चूंकी जरूर थे, मगर इन्हें अरहाम पर पूरा यकीन था। वो जो कह रहा था सच कह रहा था। जाओ बच्चा, तुम दरख्शां के साथ जाओ तो हम तुम्हारे लिए खाना भिजवाता है। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा। दरख्शां इसे एक तरफ बने कमरे की तरफ लाई और एक कमरे में दाखिल हुई। वो कमरे में दाखिल होते कमरे को देख रही थी जब दरख्शां की आवाज पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। तुम अरहाम लाला को जानने वाला है क्या? दरख्शां इसे घूरते हुए इसका ऊपर तक नीचे मुआयना किया था। नहीं, इसने एक लफ्जी जवाब दिया। हाँ, हम जानते हैं अरहाम लाला किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता, मगर तुम मुझे इतना खूबसूरत लगा, मगर तुम्हारा बदन पर अरहाम लाला का कोट भी है। हम समझा। दरख्शां बात करते करते हंस पड़ी थी। वो दरख्शां की बातों को इग्नोर करते कमरे की ग्लास विंडो से सरसब्ज पहाड़ों को देखने लगे। हम कितना पागल है ना, क्या क्या सोच बैठता है। भला राम लल्ला भी ऐसा कर सकता है? राम लल्ला जैसा इंसान तो इस पूरी हवेली में कहीं नहीं होगा। दरख्शां की बात पर वो फिर इसकी तरफ मतवजा हुई थी। ये तो इसे कल रात से भी ही पता चल गया था कि इस जैसा इंसान हवेली में तो क्या शायद पूरी दुनिया में ही नहीं होगा। कैसा है तुम्हारा अरहाम लाला? इसने पुरसोच अंदाज में पूछा। अरहाम लाला बहुत ही अच्छा है, मुलाजमों का बहुत ख्याल रखता है, इस गांव से वनी का रस्म खत्म कर दिया, औरतों की बहुत इज्जत करता है। अरहाम लाला के होते हुए किसी औरत की तरफ बुरी निगाह से नहीं देखा सकता। दरख्शां की बात पर वो फिर से चौंकी थी। यहाँ सब भी बहुत अच्छे हैं, दाजी बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल अरहाम लाला की ही तरह है। दरख्शां को शायद बोलने का बहुत शौक था। इसने थोड़ी ही देर में इसे पूरे घर वालों की मुकम्मल तफसील फराहम कर दी थी। वो बहुत हैरान थी ये सब सुनकर। बहारे का डॉक्टर होने का सुनकर भी हैरान हुए थे। दरख्शां हवेली की शान में कसीदे अभी भी जारी रखे हुए थे। मर्दान खाने में कोई जिरगे का फैसला होने वाला है, इसका फैसला भी अरहाम लाला ने करना है। सब गांव वाला इन पर पूरा एतमाद करता है। अरहाम लाला बहुत अच्छा है, बहुत नर्मो मजाज, वो औरत पर कभी चलाता नहीं है। वो जितना वो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, मगर इतना ही वो बाहर के दुश्मनों के लिए वो जालिम भी है। अल्लाह हर लड़की को अरहाम लाला जैसा शोहर अता फरमाए। दरख्शां की बात पर इसने जेरे लब आमीन कहा था। परी गुल भाभी तो बहुत खुशकिस्मत है। इससे पहले वो मजीद बोलती इसे बाहर से पुकार पड़ी थी। वो जल्दी से चली गई। वो आहिस्तगी से बेड की जानब बढ़ती इसे टेक लगा गई। आखिर इसका मुकद्दर क्या था, इसका ठिकाना क्या था, वो यहाँ कितने दिन रह सकती है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ जाएगी। इसने अपने दकते सर को दुबाया। वो बेड के क्राउन के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुए थी। वो दरवाजा दार से खुला। इसने आंखें खोलकर देखा, सामने एक लड़की खड़ी से खुद ख्वार नजरों से घूर रही थी। परी गुल ने आगे बढ़कर इसे बाजू से दबोच कर बेड से खींचा। वो इस अचानक इफ्तदाद के लिए तैयार ना थी। वो बेड से घिसती हुई उठी थी। कौन हो तुम? खान की? और यहाँ पर क्या कर रही हो? परी गुल इसका बेतहाशा हुस्न देखकर जल राख हुई थी। इसके जिस्म पर अरहाम का कोट देखकर वो सिलक उठे, मगर खुद पर बहुत हद तक काबू पाया। एक तो यहाँ की मेहमान थी, दूसरा अरहाम खान के साथ आई थी। अरहाम को अगर ये सब पता चल जाता तो वो बहुत
पुरअबीश आता। वो एक हद तक नरम मिजाज था, मगर जब गुस्सा आता तो वो बहुत खतरनाक होता। अमीना खानम ने इसे बताया था कि वो ये लड़की काफी मजबूर है, इसलिए वो यहाँ इसे लेकर आया है। वो तो लड़की का सुनकर ही पागल हुई थी, मगर ये तो बेतहाशा हसीन भी थे। पहली बार परी गुल का दिल खौफ से दरका था, मगर वो खुद पर काबू पा गई थी, वरना परी गुल का बस नहीं चल रहा था कि इसे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दे। तुम खान के साथ क्यों आया है? क्या लगता है तुम खान का? ये कोट क्या कर रहा है तुम्हारे बदन पर? खानम बीन ने कहा, तुम बहुत मजबूर है, मगर तुम हमको क्यों कहीं से मजबूर नहीं लगता? देखो तुम हमको सीधी तरह बताओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। परी गुल ने गहरे सांस लेते काफी तहम्मुल से पूछा, मैं अरहम की मंगेतर हूँ, वो मुझे यहाँ शादी करने के लिए लाया है। इसका ये कोट इसलिए मेरे बदन पर है क्योंकि वो कल रात मेरे साथ होटल के कमरे में था। वो कहना तो ऐसा नहीं कुछ चाहते थे, मगर इसे इस वक्त खुद भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रही है। इसके लब हिल रहे थे और वो अपने लफ्जों को सुनते खुद बेयकीनी थी। दरखशां का कहा हुआ जुमला इसकी समातों में गूंज रहा था, अरहम जैसा शोहर किस्मत वालों को मिलता है। परी गुल पर सख्ता तारी हुआ था, वो बेयकीनी से फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी। तुम क्या कह रहे हैं? पागल लड़की है यार, एक तो वो इतनी मदद कर रहा हो रही है, ड्रामा कर रही है। तुम होश में तो है? परी गुल की आंखों में आंसू ठहरे थे। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, इसने नजरें चुराते हुए कहा। झूठ बोलने के लिए इसके चेहरे पर एतमाद होता है था, मगर किसी के किरदार पर कीचड़ उछालने के लिए वो एतमाद कहाँ से लाती? अगले ही लम्हे परी गुल के चेहरे पर गजीबो गजब नमूदार हुआ। वो इसे बाजू से दबोचती बाहर की जानब बढ़ी। निकलो इधर से, हमारा हवेली से। वो इसे घसीटते हुए बाहर लाई तो वो मजीद डर गई थी। वो यहाँ से कहाँ जाएगी? देखो मुझे इस हवेली से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? अरहम मुझे यहाँ निकाह करने के लिए लाया है, मेरे घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया है, मैं कहाँ जाऊंगी? डर और खौफ से इसे अपने झूठ पर कायम रहना पड़ा। अरहम से निकाह की सूरत में ही तो वो यहाँ रह सकती थी, वो यहाँ से किसी सूरत जाना नहीं चाहती थी। अमीना खानम रोजनिया खानम शोर सुनते लाउंज में भागते हुए आए। परी गुल तुम होश में तो है? ये कैसा सलूक कर रहा है घर आए मेहमान के साथ? अमीना खानम ने परी गुल को देखकर गुस्से से कहा, मेहमान नहीं, ये इस हवेली का मालकन बनने आया है। परी गुल चीखी थी। परी गुल कुछ तो शर्म कर और लिहाज करो, मर्दाना खाना में जिरगे का फैसला हो रहा है, घर में अभी तक शादी के मेहमान है, परी पूरी बरादरी यहाँ है, तुम गला फाड़ कर चीख रहा है। इन्होंने नागवार से टोकते हुए इसके हाथ से इश्क का हाथ छुड़वाया। जिरगे का फैसला हो रहा है, अब इसकी बात का फैसला भी जिरगे में ही होगा। परी गुल ने कहर बड़ी नजरों से अपने सामने खड़ी लड़की को घूरा, जो अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते अब काफी पुरअतमाद थी, या फिर नजर आने की कोशिश कर रही थी। अंदर से तो इसका पूरा वजूद आंधियों की जर्द में था। परी गुल इसका हाथ पकड़े मर्दाना खाना की तरफ बढ़े। अमीना खानम और रोजनिया खानम इसे पुकारती रह गई, मगर परी गुल सुन्नी अनसुन्नी करते आगे बढ़ गई थी। मर्दाना खाना में परी गुल को देखकर दाजी और अरबद खान दरीद खान सब अपनी नशिस्तों से खड़े हुए। इस वक्त मर्दाना खाना में मर्दों से बड़ा पड़ा था, मगर अरहम खानजादा इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। परी गुल बड़ी सी चादर में मौजूद थे, मगर पर्दे में ना थे। इसका मुंह ढका हुआ नहीं था और इसका यहाँ आना भी ताज्जुब खेज था। इसे पता था जिरगे का फैसला होने वाला है और वहां मुंह उठाकर चली आई। इसके साथ एक लड़की को देखकर भी सब हैरान हुए थे, जो बहुत घबराई सी सुर्ख चेहरे के साथ काफी बदहवास सी खड़ी थी। इसके बदन की लजर हट बखूबी देखी जा सकती थी। परी गुल ने अब इसे चादर से नकाब करते अपना चेहरा छुपाया। ये सुनकर इसके अंदर तंदुरों तेज बम पर दक उठे था। वो गम वो गुस्से से पागल हुए थे, इसलिए वो गुस्से से पागल होते बिना सोचे समझे यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर क्या कर रहा है तुम? दाजी ने अरबद खान और ददीद खान को इशारे करते काफी तहम्मुल से पूछा। दाजी आज यहाँ जिरगे का फैसला हो रहा है, तो इस लड़की का फैसला भी आज होगा। खान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हम खान को माफ नहीं करेगा, कभी भी माफ नहीं करेगा। ये लड़की कह रहा है ये खान का मंगेतर है, खान ने इसके साथ होटल में रात गुजारा है। इस लड़की को अभी इस वक्त को धक्के देकर हवेली से निकाल लो। परी गुल गम्मो गुस्से से बोली। परी गुल ने दाजी का एहतराम करते अब की बार निस्बतन अपनी आवाज आहिस्ता रखी थी। परी गुल की बात पर पूरे जिरगे में बैठे हुए लोगों ने मगोइयां शुरू कर दी थी। परी गुल इश्क ने बेतहाशा हुस्न से काफी डर गई थी। इसे पूरा यकीन हुआ चला था अरहम इसे निकाह करने के लिए लाया है। जिरगे में इसकी भाई और वालिद भी थे, इसलिए वो धड़ल्ले से वहां पहुंच गई थी। वो गम गुस्से और हसद से पागल होते अरहम को सजा दिलवाना चाहती थी। वो अब अरहम को माफ करने का इरादा नहीं रखती थी, ना ही अपने सामने खड़ी लड़की को। परी गुल के भाई और घर वाले अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए थे। ये क्या कह रही है परी गुल? दाजी शाहनवाज चीखा। अरबद खान दरीद खान अपनी मुखिया बेच के पूरे जिरगे में इनका तमाशा बन चुका था। इन्हें अरहम से ज्यादा परी गुल पर गुस्सा आया था, इसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। दाजी के इशारे पर मर्दान खाना खाली करवा गया। परी गुल अपना मुंह चादर से छुपाए बेआवाज रोने लगी। हम तुमको कभी माफ नहीं करेगा खान, इस बेवफाई की सजा अभी तो बहुत बड़ा है।
तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ के मर्दों की तरह चुप कर किसी से शादी कर लेगा और हम खामोशी से शोकन बर्दाश्त करेगा? आज जिरगे में पूरे गांव के सामने तुम्हें सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ा। सबको पता चल गया तुमने जिना किया है, तुम जिनाकार है। अब देखता है तुम कैसे अपनी शादी मनाता है। परी गुल दिल ही दिल में अरहम खानजादा से मुखातिब हुई थी। इश्क तो अब सही मायनों में परेशान हुई थी। सबके चेहरे पर गुस्से और गैजो गजब से सुर्ख पड़े थे। जिसे सब दाजी कह रहे थे वो अब भी काफी गुस्से में लग रहे थे। इसने तो यही सोचा था कि इसके और अरहम के बीच ताल्लुक का सुनकर दाजी इसकी बात सुनते अरहम का निकाह इससे कर देंगे। दिलखशां ने भी यही बताया था। दाजी औरत की बात को अहमियत देते हैं। इसे लगा था वो वक्ती तौर पर सब गुस्सा होंगे, मगर इसका निकाह अरहम खानजादा से जरूर किया जाएगा। बाद में वो अरहम खानजादा के कदमों में गिरकर माफी मांग लेगी। इसे अरहम खानजादा जैसा मजबूत इंसान मिल जाएगा और एक मजबूत साया बान। इसे तो ऐसा ही कुछ लगा था, इसलिए तो वो बिना सोचे समझे ये फिर सोच समझकर ये सब कह चुकी थी। मगर इसे ये नहीं पता था कि इसे यहाँ जिरगे में मर्दों के सामने लाया जाएगा। और ये लड़की कौन है, इसका अरहम से क्या ताल्लुक है। इसका दिमाग बिल्कुल मफलूज हो चुका था। वो अपनी समझ के मुताबिक ये सब कुछ कर तो चुकी थी, मगर अब वो बकायदा कांप रही थी। इसे सच में खुद नहीं पता चल रहा था वो क्या कह रही है या फिर इसने क्या किया है। दाजी अब इसकी तरफ बढ़े। बच्चा, ये पड़ी गुल जो कह रहा है ये सच है क्या? दाजी ने इसके सर पर हाथ रखा तो वो जर्दो कतार रोने लगी थी। बच्चा, तुम घबराओ मत। अगर अरहम तुम्हें निकाह करने के लिए लाया तो हम खुद तुम्हारा निकाह अरहम से करवाएगा। दाजी की बात पर बड़ी गुल ने बेयकीनी से इन्हें देखा था। शाहनवाज, दिलनवाज और बरकत खान भी का भी यही हाल था। इश्क ने रोते हुए अस्बात में सर हिलाया तो दाजी इसका सर थपक कर रह गए थे। इसका दिमाग अब बिल्कुल काम करना छोड़ चुका था। आहिस्ता आहिस्ता इसके कदम भी इसके जिस्म के साथ छोड़ रहे थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है, क्या कह रही है। शायद वो अपनी मौत के बहुत करीब है। इसने सबके चेहरों को देखते हुए सोचा, दादी ये तुम क्या कह रहे हैं? भूलो मत, फरिश्ते हमारा बीवी है। शाहनवाज गुस्से से गिर जाता। अरहम खानजादा जो मर्दान खाना में दाखिल हो रहा था, शाहनवाज के चीखने पर अपनी मुठिया गुस्से से बेच गया था। इसका सूरत इश्तियाल ज़दा चेहरा इस बात का गमाज था। इसे मर्दान खाना में होने वाले वाक़े की इत्तला मिल चुकी थी, मगर इसे यकीन नहीं आ रहा था परी गुल इस तरह जिरगे के दरमियान यहाँ चली आएगी। परी गुल को वहां देखकर अरहम खानजादा ने कहरबान नजरों से इसे घूरा था। क्या खान, क्या देख रहे हैं हमें? तुमको जरा शर्म ना आया इस लड़की के साथ रंग रंगलिया मनाते हुए? तुम शादीशुदा एक बच्ची का बाप है। परी गुल अरहम खानजादा का गिरेबान पकड़ते चीखी थी। इश्क ने परी गुल की बात पर फटी फटी आंखों में से अरहम खानजादा को देखा था। वो शादीशुदा है और एक बच्ची का बाप है, इसे ये नहीं मालूम था। अरहम खानजादा की लहू उतरी देखी आंखें देखकर इसे खून रगों में मुजद्दमंद हुआ। वो अपनी सुर्ख होती आंखों इस पर गाड़ते हुए था। इस लम्हे वो इस हवास खोते जमीन बोस हुई थी। तो यहाँ पर खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपना एपिसोड नंबर 9। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए सुबह ही एपिसोड नंबर 10 और 11 आ जाएगी। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए चीख चीख कर यार नॉवेल्स पढ़ता हूँ आप लोगों के प्यार के लिए, और आप भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। काइंडली सब यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 95% लोग हैं जो सिर्फ चैनल को आकर सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं सुबह। अल्लाह हाफिज।